Hello everybody, welcome back to the channel. I am again back with a new video of chapter number 2, sexual reproduction in flowering plants. This video is part 4 of this chapter. इससे पहले ऑलरेडी हमने 4 पार्ट्स कंप्लीट कर चुके हैं. अगर आपने वो पार्ट्स नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है, आप वहां से जाके उन सभी वीडियोस को चेकआउट कर सकते हैं. और बाकी और भी बहुत सारे चैप्टर्स हम 11th एंड 12th क्लास के अपलोड कर चुके हैं, आपको एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन समझा चुके हैं. आई होप आपको वो सभी वीडियोस हेल्प करेंगे आपके एग्जामिनेशन में अच्छे मार्क्स लाने के लिए, आपको अच्छे से बायोलॉजी को स्टडी करने के लिए. ओके, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी हम वीडियो अपलोड करें आपको जो है नोटिफिकेशन आए और आप कोई भी वीडियो को मिस ना करें. और अगर वीडियो पसंद आती है, व्हिच आई विल मेक श्योर आपको वीडियो पसंद आने वाली है, प्लीज लाइक करना ना भूलें. चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड. सबसे पहले हमारा जो सबसे पहले इवेंट है, यानी कि हम आज पढ़ने वाले हैं, बेसिकली पूरा चैप्टर आज हम कवर करने वाले हैं. इसके अंदर जो लास्ट का पोर्शन बचा हुआ था, सबसे पहले है पोस्ट फर्टिलाइजेशन. जो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स हैं, इनके अंदर क्या क्या होता है, इनके अंदर हम देखेंगे कुछ स्ट्रक्चर्स बनेंगे. स्ट्रक्चर्स के बाद क्या क्या इवेंट होते हैं हम उनको पढ़ने वाले हैं. इसके अंदर हम देखते हैं कैसे कैसे एंडोस्पर्म जो है वो डेवलप होगा, कैसे बनेगा. ओके, उसके बाद एम्ब्रियो की डेवलपमेंट देखेंगे. इसके अंदर मैच्योरेशन, ओव्यूल कैसे मैच्योर होगा सीड के अंदर, और ओवरी कैसे मैच्योर होगी इनटू फ्रूट. ये सभी टर्म जो है एक साथ जब इंक्लूड किए जाते हैं, इन सभी को हम कहते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स. सो अब देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ एंडोस्पर्म. एंडोस्पर्म कैसे बनता है, सभी चीजों को एक एक करके हम समझेंगे. जैसे कि ओवरीज जो है फ्रूट में कैसे कन्वर्ट हुई, ओव्यूल सीड में कैसे कन्वर्ट हुए, एम्ब्रियो की जो डेवलपमेंट है वो कैसे हो रही है, एंडोस्पर्म की डेवलपमेंट कैसे हो रही है. ओके, सबसे पहले है एंडोस्पर्म डेवलपमेंट प्रीसीड्स एम्ब्रियो डेवलपमेंट. एंडोस्पर्म की जब डेवलपमेंट होगी तो वो कब होगी, जब एम्ब्रियो डेवलप होगा. ऐसे क्यों? बिकॉज द प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल डिवाइड्स रिपीटेडली. जो प्राइमरी एंडोस्पर्म का जो सेल है वो डिवाइड करता जाता है रिपीटेडली, और क्या बना लेता है, एंडोस्पर्म टिश्यू. जब वो डिवाइड करके एंडोस्पर्म टिश्यू बना लेगा तब क्या होगा, द सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर फिल्ड विद रिजर्व फूड मटेरियल. हमने पहले भी पढ़ा था कि एंडोस्पर्म जो है वहां पर फूड जो है जनरली स्टोर होता है. ओके, तो फूड मटेरियल जब वहां पे रिजर्व्ड है, इन सब के जरिए क्या होगा, जो सेल के टिश्यू हैं वो ऑलरेडी फूड मटेरियल से रिजर्व हैं, और वो किस लिए यूज किए जा रहे हैं, न्यूट्रिशन के लिए, ताकि एम्ब्रियो जो है वो डेवलप हो सके. देन इन द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एंडोस्पर्म डेवलपमेंट, सबसे मोस्ट कॉमन टाइप जो है एंडोस्पर्म डेवलपमेंट, उसके अंदर हमने क्या देखा है कि PEN, द PEN अंडरगोज सक्सेसिव न्यूक्लियर डिवीजन. हमने पहले भी देखा था कि हमारा जो PEN कंडीशन थी उसके अंदर सक्सेसिव न्यूक्लियर डिवीजन होता है टू गिव राइज टू फ्री न्यूक्लियर, ताकि जो हमारी न्यूक्लिएट स्टेज थी, डबल न्यूक्लिएट स्टेज थी, या फिर जो 4 न्यूक्लिएट स्टेज थी, एक न्यूक्लिएट स्टेज थी, वो जो है फ्री न्यूक्लिएट स्टेज हो जाए. उसके बाद हम देखेंगे सब्सिक्वेंटली सेल वॉल फॉर्मेशन ऑकर्स. अब क्या होगा कि एम्ब्रियो जो है वो डेवलप होना शुरू हो रहा है, तो वहां पर फॉर्मेशन होगा सेल वॉल का. नाउ सेल वॉल फॉर्मेशन क्या होगा, उसके बाद होगा सेल्यूलर एंडोस्पर्म. हमने देखा हमारा एंडोस्पर्म बन गया, अब उसके बाहर हम देख रहे हैं एक लेयर बन रही है जो कि है सेल वॉल. अब वो सेल वॉल बनेगी तो हम उस एंडोस्पर्म को क्या बोलेंगे, सेल्यूलर एंडोस्पर्म. देन नेक्स्ट है द एंडोस्पर्म. एक सेकेंड. The endosperm may be either fully consumed by the growing embryo. एंडोस्पर्म या तो पूरी तरह कंज्यूम हो जाएगा एम्ब्रियो के जरिए. देखिए, एंडोस्पर्म बनने के बाद एम्ब्रियो बनता है. ओके, तो जब एंडोस्पर्म पूरा बन चुका है, उसके आसपास सेल्यूलर लेयर आ चुकी है, तो या तो वो फुली कंज्यूम हो जाएगा, फुली डेवलप हो जाएगा इनटू अ न्यू एम्ब्रियो. ओके, जैसा कि पी में हमें देखने को मिलता है, जैसा कि हमें बीन्स के अंदर देखने को मिलता है, ग्राउंडनट के अंदर देखने को मिलता है. नेक्स्ट है जो हम देखेंगे, या फिर वो रिटेन रह जाएगा इनटू द मैच्योर सीड. वो मैच्योर सीड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, जैसे कि हमने देखा है कोकोनट के अंदर. यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, द कोकोनट वाटर फ्रॉम द टेंडर कोकोनट दैट यू आर फैमिलियर विद इज नथिंग बट फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म. जो आप कोकोनट का वाटर देखते हो, उसके बाद उसकी जो क्रीमी लेयर्स देखते हो, ये सब क्या होता है जनरली, ये इसी का एक एग्जाम्पल है, एंडोस्पर्म का ही एक एग्जाम्पल है. ओके, ये किसकी बनी होती है, काफी ज्यादा थाउजेंड्स ऑफ न्यूक्लियस की बनी होती है, एंड सराउंडिंग विद कर्नल इज द सेल्यूलर एंडोस्पर्म. जो आसपास आप जो खाते हो, उसकी मलाई जो आप कोकोनट की खाते हो, वो जनरली होता क्या है, इट इज एंडोस्पर्म. ओके, नेक्स्ट है, हम यहां से देखते हैं, आई गेस यहां पर आपने सारा कंप्लीट कर लिया है. चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, एम्ब्रियो. नाउ नेक्स्ट थिंग इज एम्ब्रियो कैसे डेवलप होगा. द एम्ब्रियो डेवलप्स एट द माइक्रोपाइलर एंड. एम्ब्रियो कहां पर डेवलप होता है, माइक्रोपाइलर एंड पे, और जो एम्ब्रियो सैक है वहां पर क्या होगा, जाइगोट एक तरीके से प्रोटेक्टेड वहां पे रखा जाएगा, अटैच्ड रखा जाएगा. उसके बाद होगा, अब जाइगोट क्या करेगा, द जाइगोट विल गिव राइज
फर्स्ट टू द प्रोएम्ब्रियो, सबसे पहले क्या बनाएगा, इट विल गिव राइज टू द प्रोएम्ब्रियो। उसके बाद क्या करेगा, ग्लोबुलर बनाएगा, देन वो हार्ट शेप में कन्वर्ट हो जाएगी, उसके बाद फाइनली इट विल गिव राइज टू मैच्योर एम्ब्रियो। ओके, तो हम देखते हैं एक एक चीज को कवर करते हैं। दिस इज एन अडैप्शन टू प्रोवाइड अश्योर्ड न्यूट्रिशन, ताकि जाइगोट ऐसा क्यों करता है, वो एकदम से मैच्योर एम्ब्रियो क्यों नहीं बनता है, ऐसा इसलिए ताकि जाइगोट जो है प्रॉपर न्यूट्रिशन उस एम्ब्रियो को पहुंचा सके, ताकि एम्ब्रियो अच्छे से डेवलप हो सके। दो जो सीड्स जो हैं वो डिफरेंटली ग्रेटली अपने आप में डेवलप होते हैं, उनकी स्टेजेस जो हैं वो डिफरेंट है एम्ब्रियो डेवलपमेंट की, उन स्टेजेस को बोलते हैं एम्ब्रियोजेनी। ये सब एक दूसरे में सिमिलर होती हैं मोनोकॉट और डाइकॉट दोनों के अंदर ही। जैसा कि आप देख रहे हो स्टेजेस ऑफ एम्ब्रियोनी, आपको एक डायग्राम दिखाती हूँ, यहाँ पर आप देख रहे हो स्टेजेस ऑफ एम्ब्रियोनी, ठीक है। एक टिपिकल डाइकॉट एम्ब्रियो आपको यहाँ देखने को मिल रहा है, ये वाला, एंड ये वाला जो है आपको एम्ब्रियो देखने को मिल रहा है एक ग्रास का। तो दोनों चीजों के अंदर आपको जानना जरूरी है कि किस तरीके से चीजें यहाँ पर डेवलप हो रही हैं। नेक्स्ट द जाइगोट गिव राइज टू प्रो एम्ब्रियो, सबसे पहले बनेगा प्रो एम्ब्रियो, उसके बाद बनता है ग्लोबुलर, देन बनता है हार्ट शेप्ड, एंड देन लास्ट है आपका मैच्योर एम्ब्रियो। उसके बाद है द टिपिकल डाइकोटिलेडन्स एम्ब्रियो। डाइकॉट एम्ब्रियो जो है एक टिपिकल डाइकॉट एम्ब्रियो है, उसके पास क्या क्या होता है हम ये देखते हैं। सबसे पहली चीज होती है एम्ब्रियोनल एक्सिस, देन होते हैं दो कॉटिलेडन, ठीक है, एक होता है एम्ब्रियोनल एक्सिस, एक होता है कॉटिलेडन, और जो पोर्शन होता है एम्ब्रियोनल एक्सिस का अबव द लेवल ऑफ कॉटिलेडन उसको बोलते हैं एपिकोटाइल। आप देख सकते हो कि आपने यहां पर देखा एक एम्ब्रियोनल एक्सिस देखने को मिली, दो कॉटिलेडन, बट जो पोर्शन होता है एम्ब्रियोनल एक्सिस का जो कॉटिलेडन के ऊपर वाले हिस्से में प्रेजेंट है उसको बोलते हैं एपिकोटाइल। एपिकोटाइल के पास क्या होते हैं, प्लिम्यूल, प्लिम्यूल जनरली होता है शूट का टिप, ठीक है, यानी कि स्टेम का टिप। उसके बाद नेक्स्ट है जो पोर्शन बिलो होगा कॉटिलेडन के, कॉटिलेडन के नीचे होगा यानी कि एक्सिस के नीचे होगा, उसको हम बोलते हैं हाइपोकोटाइल। सो हमेशा याद रखिएगा ऊपर वाला पोर्शन है उसको बोलते हैं एपिकोटाइल, नीचे वाले पोर्शन को बोलते हैं हाइपोकोटाइल, ठीक है। एम्ब्रियोनल एक्सिस के नीचे वाला पोर्शन होता है हाइपोकोटाइल, ऊपर वाला पोर्शन होता है एपिकोटाइल। और जो उन पर आपने देखने को मिला कि यहाँ पर एपिकोटाइल के पास आपको देखने को मिला प्लिम्यूल यानी कि शूट टिप, और नीचे आपको पता है रूट जमीन के नीचे उगती है, तो यानी कि नीचे वाले पोर्शन के पास क्या होगा, रूट टिप यानी कि रेडिकल। जो रूट टिप है वो कवर होगी विद व्हाट, विद रूट कैप। नाउ नेक्स्ट थिंग इज डेवलप कैसे होता है एम्ब्रियो। द एम्ब्रियो ऑफ मोनोकॉट, एम्ब्रियो जो होता है मोनोकॉट का, इट विल डेवलप ऑन माइक्रोपाइलर एंड। नेक्स्ट थिंग है यहाँ पर कि जो मोनोकॉट एम्ब्रियो है इट पोजेस ओनली वन कॉटिलेडन, इनके पास सिर्फ एक कॉटिलेडन होता है, जैसा कि आपको देखने को मिला ग्रास के अंदर। ग्रास के अंदर इट इज मोनोकॉट एम्ब्रियो जिसको हम कहते हैं स्क्यूटेलम। सिंगल अगर मोनोकॉट के अंदर प्रेजेंट है, मोनोकॉट के अंदर ऑब्वियसली सिंगल प्रेजेंट होगा कॉटिलेडन, उसको हम कहते हैं स्क्यूटेलम, जो कि कहां पर होगा, वन साइड यानी कि लेटरल साइड में एम्ब्रियोनल एक्सिस के। हमने देखा डाइकॉट के अंदर नीचे भी था शूट टिप और रूट टिप में, ऊपर भी था शूट टिप में, दो कॉटिलेडन थे। ओके, यहां पर सिंगल कॉटिलेडन है जिसको हम कहेंगे स्क्यूटेलम। ओके, स्क्यूटेलम कहेंगे, और वो कहां पर होता है, एट द वन साइड ऑफ द एम्ब्रियोनल एक्सिस। और यहां इसके लोअर एंड पे, एम्ब्रियोनल एक्सिस के लोअर एंड पे क्या होगा, एम्ब्रियोनल एक्सिस हैज द रेडिकल, एक रेडिकल होगा एंड रूट कैप होगी जो किसके अंदर कवर अप होगी, कॉलियोर हाइजा के अंदर। आप यहां देख रहे हो ये है डाइकॉट का एंड ये वाला स्ट्रक्चर है मोनोकॉट का। ओके, इसके अंदर डाइकॉट के अंदर आपको देखने को मिल रहा है दो कॉटिलेडन्स, ये वाला पेन ले लेते हैं, ये रहे इनके दो कॉटिलेडन्स। ओके, उसके बाद हाइपोकोटाइल लेयर भी है, प्लिम्यूल भी है, रेडिकल और रूट कैप भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है। बट सेम अगर आप यहाँ देखो, यहाँ पर आपको कोलियोप्टाइल अलग से मिलती है। ओके, यहाँ पर आपको स्क्यूटेलम देखने को मिलेगा, सबसे ऊपर जो पोर्शन है, अगर मैं इसको हटाऊं तो देखिए स्क्यूटेलम, एक ही स्क्यूटेलम होता है यानी कि एक ही कॉटिलेडन इसके अंदर होती है। और यहाँ पर आपको रेडिकल और रूट कैप भी मिलता है जो किसके अंदर कवर होगा, कॉलियोर हाइजा के अंदर। ओके, एक कवरिंग होती है रूट कैप और रेडिकल की, उसको हम कहते हैं कॉलियोर हाइजा। सो हमेशा याद रखिएगा जो मैंने आपको डिफरेंस बताया मोनोकॉट और डाइकॉट के बीच में। नेक्स्ट है, एक सेकेंड, ये हम पढ़ चुके हैं, द पोर्शन ऑफ द एम्ब्रियोनल एक्सिस। एम्ब्रियोनल एक्सिस का जो पोर्शन है जो ऊपर होगा अबव द स्क्यूटेलम, उसको हम कहते हैं एपिकोटाइल। एपिकोटाइल के पास शूट एपिक्स होगा यानी कि ऊपर के पोर्शन में शूट एपिक्स होगा एंड कुछ लीफ होती हैं जिसको हम कहते हैं प्राइमोडिया, जो किसके अंदर इनक्लोज होंगी यानी किसके अंदर बंद रहेंगी, इन अ होलो फोलियर स्ट्रक्चर जिसको कहते हैं हम कॉलियोप्टाइल। देखते हैं यहाँ पर कॉलियोप्टाइल दिखाया है नहीं दिखाया है, देखिए ये वाला स्ट्रक्चर है कॉलियोप्टाइल। ओके, कॉलियोप्टाइल के ये वाला स्ट्रक्चर है कॉलियोप्टाइल, इसके अंदर हमारी शूट एपिक्स प्रेजेंट है, एपिब्लास्ट बाहर की तरफ है। ठीक है, याद रखिएगा जो ऊपर वाला एपिकोटाइल का जो पोर्शन है जहां पर शूट एपिक्स प्रेजेंट है वो कवर्ड अप होता है विद अ स्ट्रक्चर कॉल्ड कॉलियोप्टाइल।
स्टाइल। ओके, तो यहाँ पर और कुछ इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा सीड। नाउ हम सीड के बारे में क्या जानते हैं? सीड और फ्रूट के बीच में हम देखेंगे कैसे कैसे डेवलपमेंट होगी। जो एंजियोस्पर्म जो प्लांट है उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, सारी चीजें हम उसी के बारे में पढ़ रहे हैं। इनके अंदर द सीड इज द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सीड जो है वो फाइनल प्रोडक्ट होता है, लास्ट स्टेज होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की एंजियोस्पर्म के अंदर। सीड्स जो होते हैं वो एक तरीके से जो ओव्यूल्स आपने बनाए थे, मतलब आपने आगे देखे थे, पहले जो पार्ट्स अपलोड कर चुकी हूं उसके अंदर आपने देखे थे ओव्यूल्स कैसे बने। तो वो ओव्यूल्स जब फर्टिलाइज हो जाते हैं तो वो क्या बनते हैं? सीड बनते हैं। ओके, और बाद में वो क्या कर जाते हैं? दैट आर डेवलप इनसाइड अ फ्रूट। फ्रूट के अंदर ही वो डेवलप करते हैं। आप देखिएगा कि सीड जो है उनके पास जनरली 3 तरीके की चीजें कंसिस्ट होती हैं। वन इज सीड कोट, सेकंड इज कोटिलेडन एंड थर्ड वन इज एम्ब्रियोनल एक्सेस। ओके, जो कोटिलेडन है, द कोटिलेडन्स ऑफ द एम्ब्रियो आर सिंपल स्ट्रक्चर्स। एम्ब्रियो जो सीड का एम्ब्रियो होता है उसके कोटिलेडन बिल्कुल सिंपल स्ट्रक्चर्स होते हैं, जनरली थोड़े मोटे होंगे, थिक होंगे एंड स्वोलन ड्यू टू स्टोरेज ऑफ फूड रिजर्व्स। जैसे कि हम देखते हैं कोई भी लिग्यूम्स, कोई भी लेयर जो है स्वोलन हो जाएगी, एक तरीके से फूल जाएगी, उसी तरीके से क्योंकि उसके अंदर फूड स्टोर किया गया है, फूड रिजर्व किया गया है, तो वो स्वोल हो जाती है, वो एक तरीके से फूल जाती है, सूज जाएगी एक तरीके से जो कोटिलेडन है हमारे एम्ब्रियो का। ओके, नेक्स्ट है मेच्योर सीड। मेच्योर सीड 2 तरीके के हो सकते हैं। वन इज एल्ब्यूनस यानी कि नॉन एल्ब्यूनस, एक है एक्स एल्ब्यूनस। यहां पर आप इन चीजों को मत ध्यान दीजिए, आप दीजिए एक है एल्ब्यूनस सीड, एक है नॉन एल्ब्यूनस। ठीक है, नॉन एल्ब्यूनस सीड का क्या मतलब होता है? ये वो सीड होते हैं जिनके अंदर एंडोस्पर्म एब्सेंट होता है, क्योंकि ये जो है जनरली कंज्यूम कर लिए जाते हैं बाय द ग्रोइंग एम्ब्रियो। एम्ब्रियो जो है इनको कंज्यूम कर लेगा, इनके अंदर एंडोस्पर्म नहीं होगा, तो ये कहलाएंगे नॉन एल्ब्यूनस। ओके, no residual endosperm as it is completely consumed during embryo development, जैसा कि pea, ग्राउंड नट और बीन्स वगैरह इन सब के बीच में होता है। नेक्स्ट है एल्ब्यूमिनस सीड। कौन से होते हैं? एल्ब्यूमिनस सीड होते हैं जिनके पास जनरली एंडोस्पर्म का स्ट्रक्चर होता है, एंडोस्पर्म जिनके अंदर प्रेजेंट होते हैं। जैसा कि हमने देखा, क्योंकि ये कंप्लीटली यूज नहीं होते हैं एम्ब्रियो डेवलपमेंट के टाइम पे, हमने देखा है ऐसा व्हीट, मेज, बार्ले, कैस्टर, इस तरीके की, मतलब एक तरीके से ऐसे वाले पोर्शन में, जैसे कि आटे वाले, जैसे गेहूं हो गए, ठीक है, बाजरे हो गए, बार्ले हो गए, कैस्टर, इन सब के अंदर ही हमने देखने को मिलता है। ओकेजनली कुछ सीड्स होते हैं जैसे कि ब्लैक पेपर के सीड्स, ठीक है, बीट के सीड्स, रेमनेंट्स ऑफ न्यूक्लियस आर ऑल्सो परसिस्टेंट। यहाँ पर आप देखोगे कि कुछ ऐसे सीड्स भी होते हैं जहां पर आपको एक लेयर अलग से देखने को मिलती है जो उसकी कवरिंग होती है, जिसको हम जनरली क्या कहते हैं? पेरिस्पर्म। दिस रेसिडुअल परसिस्टेंट न्यूक्लियस, परसिस्टेंट न्यूक्लियस, आपको ये वर्ड जरूर लिखना होगा, एग्जामिनर इसी वर्ड को ढूंढता है। ओके, ये एक लेयर होती है जो कि सीड के बाहर की तरफ प्रेजेंट होती है, उसकी कवरिंग की तरह, उसको हम बोलते हैं पेरिस्पर्म। नेक्स्ट है इंट्यूगमेंट्स ऑफ ओव्यूल्स हार्डन एज टफ प्रोटेक्टिव सीड कोट्स। जो इंट्यूगमेंट्स यानी कि जो लेयर्स होती है ना बाहर वाली, या तो आउटर और इनर इंट्यूगमेंट्स थी, यानी इंट्यूगमेंट का मतलब यहाँ पे लेयर ही है, कवरिंग लेयर है एक तरीके से। ओव्यूल्स की जो लेयर थी वो जनरली हार्ड हो जाती है एक प्रोटेक्टिव सीड कोट की तरह। जो माइक्रोपाइल होता है, यहाँ पर माइक्रोपाइल जो है जनरली कहाँ किस लिए होगा? अब यहाँ पे माइक्रोपाइल सीड के अंदर भी होगा, बट वो एंड किस लिए होगा? ताकि वहां पे ऑक्सीजन एंटर कर सके, वाटर एंटर कर सके सीड के अंदर। ओके, ताकि वहां पर जर्मिनेशन, सीड जर्मिनेशन के टाइम पे ये दोनों चीजें काम आ पाए। एज द सीड मिच्योर, जैसे जैसे सीड मिच्योर होगा, इट्स वाटर कंटेंट इज रिड्यूस, उसका वाटर जो है, उसका वाटर का लेवल जो है वो कम होता जाएगा और सीड जो है रिलेटिवली ड्राई हो जाएगा। 10 से 15% मॉइस्चर बाय मास, जनरली उसके सीड के अंदर 10 से लेके 15% ही मॉइस्चर रह जाता है एट द एंड। द जनरल मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ द एम्ब्रियो स्लोज डाउन, जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी थी, चीजों को एक तरीके से न्यूट्रिशन को लेने की एक्टिविटी जो थी यहाँ पर जो एम्ब्रियो की, वो स्लो डाउन हो जाती है। नाउ एम्ब्रियो में एंटर अ स्टेट ऑफ इनएक्टिविटी, यहाँ पर एक स्टेट आती है जहां पर एम्ब्रियो एंटर करता है, जहां पर एम्ब्रियो एक्टिव नहीं रहता है, इट बिकम्स इनएक्टिव, उस स्टेज को हम कहते हैं डोरमेंसी। ओके, क्लियर? और अगर ऐसा कुछ फेवरेबल कंडीशंस उसको मिल गई, अवेलेबल है, जैसे कि एडिक्वेट मॉइस्चर वहां पर है, ऑक्सीजन भी है और सुटेबल टेम्परेचर भी है, तो वो एक्टिव होंगी और उनके बीच में होगा जर्मिनेट, यानी कि जर्मिनेशन होगा। अब क्या होगा? ओव्यूल्स जो है वो मेच्योर हो गए पूरी तरह सीड्स के अंदर, और ओवरी की बारी आई, यानी कि फ्रूट बनेगा। तो अब फ्रूट कैसे बनेगा? ओवरी डेवलप हो जाएगी फ्रूट के अंदर, दैट इज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ओव्यूल इनटू सीड एंड देन इनटू ओवरी। ठीक है, और ओवरी किस में कन्वर्ट हो जाएगी? फ्रूट के अंदर। इट
साइमल्टेनियसली ये सब चलता रहता है। ओवरी का जो है वो फ्रूट के अंदर कन्वर्ट होती है और जब ओव्यूल है वो सीड के अंदर कन्वर्ट होता है। हमेशा याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। द वॉल ऑफ द ओवरी डेवलप्स इनटू द वॉल ऑफ फ्रूट। जो वॉल होती है ओवरी की कवर अप करने के लिए, उसको एक कवरिंग होती है, आउटर लेयर होती है, वो जनरली कन्वर्ट हो जाती है इनटू वॉल ऑफ फ्रूट। फ्रूट की एक तरीके से कवरिंग लेयर बन जाती है, उस लेयर को हम कहते हैं पेरिकार्प। याद रखिएगा, आउटर लेयर, कवरिंग लेयर, जो प्रोटेक्टिव लेयर होती है फ्रूट की, उसे हम कहते हैं पेरिकार्प। द फ्रूट्स में बी फ्लैशी, जैसे कि हमने देखा गुआवा, ऑरेंज, मैंगो, ऑरेंज नहीं, ऑरेंज, मैंगो, ये सभी जो फ्रूट्स हैं ये सब फ्लैशी फ्रूट्स होते हैं एक तरीके से, या फिर वो ड्राई भी हो सकते हैं, जैसे कि ग्राउंडनट देखा आपने, आपने मस्टर्ड देखे होंगे, सरसों के मतलब सीड्स देखे होंगे, ये सब कितने होते हैं, बिल्कुल ड्राई होते हैं। ओके, मेनी फ्रूट्स हैव इवॉल्व्ड मैकेनिज्म। काफी ज्यादा फ्रूट्स जो होते हैं वो काफी ज्यादा इवॉल्व कर जाते हैं और उनके अंदर हमें डिस्पर्सल सीड्स भी देखने को मिलते हैं। आप याद करिए जो आपने क्लासिफिकेशन पढ़ा था फ्रूट्स का और उनके डिस्पर्सल मैकेनिज्म्स का, आपने अपनी पिछली क्लासेस में पढ़ा होगा, वहां आपने देखा होगा कि कैसे फ्रूट्स के अंदर जो सीड्स आपको देखने को मिल रही हैं वो जनरली एक तरीके से फ्लैशी भी हो सकते हैं और वो एक तरीके से मस्टर्ड की तरह ड्राई भी हो सकते हैं। ओके, सो नेक्स्ट है यहाँ पर इन मोस्ट प्लांट्स के अंदर जो बाय द टाइम द फ्रूट डेवलप्स फ्रॉम द ओवरी से जब फ्रूट बनता है, जो अदर फ्लोरल पार्ट्स होते हैं वो डीजनरेट कर जाते हैं। आपने देखा होगा जब भी किसी प्लांट के ऊपर, कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं, मोस्ट ऑफ द प्लांट्स में जब भी कोई फ्रूट आता है, उसके जो बेसिकली जिस चीज के लिए उसे लगाया गया है, जो फ्रूट उसके ऊपर डेवलप होना शुरू हो गया है, तो उसकी बाकी चीजें शट ऑफ हो जाएंगी, यानी कि झड़ जाएंगी, जैसे कि फॉल ऑफ हो जाएंगी, उसकी पत्तियां फॉल ऑफ हो जाएंगी, थोड़ा पीलापन आने लग जाएगा। तो ये सब चीजें क्या होती हैं जनरली कि बताती हैं कि जो फ्रूट है वो बनना शुरू हो गया है। हाउएवर कुछ ऐसी स्पीशीज होती हैं जैसे कि एप्पल, स्ट्रॉबेरी, कैश्यू एटसेट्रा, जो थैलेमस है ऑल्सो कंट्रीब्यूट्स टू फ्रूट फॉर्मेशन। इनके अंदर जो थैलेमस पार्ट होता है ओवरी के अंदर फ्रूट का, वो जो है प्लांट का, वो भी जनरली यहाँ पर अपना योगदान देता है, अपना मतलब कंट्रीब्यूशन करता है कि फ्रूट जो है वो बने। ऐसे कुछ फ्रूट्स को कहते हैं फॉल्स फ्रूट। और मोस्ट ऑफ द फ्रूट्स के अंदर जहां पर डेवलप करता है जो फ्रूट है ओनली फ्रॉम द ओवरी, जब फ्रूट सिर्फ और सिर्फ ओवरी से डेवलप करेगा उसे हम कहेंगे ट्रू फ्रूट, और जब फ्रूट के अंदर ओवरी के साथ साथ थैलेमस भी अपना कंट्रीब्यूशन देगा उसको हम कहेंगे फॉल्स फ्रूट। क्लियर? Although in most of these species fruits are the result of fertilization, ज्यादातर स्पीशीज में फ्रूट्स जो हैं वो किसका रिजल्ट होते हैं? फर्टिलाइजेशन में। There are few species, कुछ ऐसी स्पीशीज भी हैं जिनके अंदर फ्रूट जो हैं डेवलप होते हैं विदाउट फर्टिलाइजेशन। कुछ आपने पढ़ा होगा कि फ्रूट्स कैसे बनते हैं, जब फर्टिलाइजेशन होगा प्लांट के अंदर। ओके, बट ऐसा भी होता है कि फर्टिलाइजेशन हुआ ही नहीं, वो पॉइंट स्किप कर गई, वो प्लांट जो है वो उसने पॉइंट स्किप किया, और जनरली ऐसे फ्रूट्स जब बनते हैं उनको हम कहते हैं पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स, और इस प्रोसेस को कहते हैं पार्थेनोजेनेसिस। व्हेन द फ्रूट इज फॉर्म्ड विदाउट एनी फर्टिलाइजेशन द प्रोसेस इज कॉल्ड पार्थेनोजेनेसिस एंड द फ्रूट विच इज फॉर्म्ड इज नोन एज पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। ओके, बनाना इन सभी में से एक एग्जांपल है, क्योंकि वहां पर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है फिर भी एक फ्रूट हमें मिलता है। पार्थिनोकार्पी कैन बी इंड्यूस्ड थ्रू द एप्लीकेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन्स, सच फ्रूट्स आर सीडलेस। ये फ्रूट्स होते हैं सीडलेस होते हैं। आपने देखा होगा बनाना के अंदर कोई सीड नहीं होता। ये जनरली हार्मोन्स की ग्रोथ जब ज्यादा होती है प्लांट के अंदर, ऐसे कुछ प्लांट्स के अंदर ये देखने को मिलता है। सीड्स ऑफर सेवरल एडवांटेजेस टू एंजियोस्पर्म। सीड है वो काफी ज्यादा एडवांटेज देते हैं एंजियोस्पर्म के अंदर, वो हम एडवांटेजेस कुछ यहाँ पर पढ़ेंगे। ओके, फर्स्टली सिंस रिप्रोडक्टिव प्रोसेसेस सच एज, जैसे कि पॉलिनेशन, फर्टिलाइजेशन, ये सब जब होंगे ये इंडिपेंडेंट हैं, पानी पर डिपेंडेंट नहीं है। ठीक है, सीड फॉर्मेशन जो है वो आप देख सकते हो, पॉलिनेशन, फर्टिलाइजेशन डिपेंडेंट नहीं है, ये होगा नहीं होगा ये इनके ऊपर है, बट जो सीड फॉर्मेशन है वो बहुत डिपेंडेबल है। ऑल्सो सीड जो है उसकी बेटर अडेप्टिव स्ट्रेटेजीज होती हैं, यानी कि अगर उसको न्यू हैबिटेट को कंज्यूम करना है, इवॉल्व करना है, तो उसकी काफी अच्छी स्ट्रेटेजीज होती हैं और वो हेल्प करता है किसी भी स्पीसीज को टू कॉलोनाइज इन अदर एरियाज, बाकी एरियाज में भी जनरली वो प्लांट ग्रो कर सके। ये भी कौन ध्यान रखता है, किसके ऊपर अडेप्टिव नेचर है? अडेप्टिव नेचर है सीड का। आप किसी भी सीड को किसी और जगह पे लगा दो, वहां पर भी उसी सेम चीज का प्लांट उग जाता है। ओके, एज दे हैव सफिशिएंट फूड रिजर्व्स, उनके पास फूड रिजर्व है पहले से सफिशिएंट, जिससे वो अपनी डेवलपमेंट कर सकते हैं। यंग सीडलिंग्स होते हैं उनके पास जो कि नरिश्ड होते हैं, पूरी तरह से नरिशमेंट उनको मिल चुकी होती है, until they are capable of photosynthesis on their own. The hard seed coat provide protection. जो सीड कोट बना है वो क्या करेगा? जनरली
प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है यंग वंस को, यंग एम्ब्रियो को, बीइंग प्रोडक्ट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दे जनरेट न्यू जेनेटिक कॉम्बिनेशन लीडिंग टू वेरिएशन। नाउ सीड जो है जनरली बेसिस है हमारे एग्रीकल्चर का। जो एग्रीकल्चर में जितने भी ये पौधे उगाए जाते हैं सब सीड की मदद से उगाए जाते हैं। आप हर जगह पे पेड़ नहीं पहुंचा सकते, तो वहां पर पौधा नहीं पहुंचा सकते, तो वहां पर आप सीड लेकर जाते हो और सीड से उस जगह पर भी सेम प्लांट ग्रो करते हो। डिहाइड्रेशन और डोमेंसी कुछ मेच्योर सीड्स की ऐसी कंडीशन है जहां पर क्रूशियल फॉर स्टोरेज ऑफ सीड्स व्हिच कैन बी यूज्ड एज फूड थ्रू आउट द ईयर। यहाँ पर डिहाइड्रेशन और डोमेंसी ऐसी कंडीशन इसके अंदर होती है सीड्स के अंदर, जो कि स्टोर करके रखती हैं यहाँ पर न्यूट्रिशन को मेच्योर सीड के अंदर, ताकि आगे जब उनको जरूरत हो तो उसको एज अ फूड यूज कर सके और एंड ऑल्सो टू रेज क्रॉप इन द नेक्स्ट सीजन। नेक्स्ट है हाउ लॉन्ग डू द सीड्स रिमेन अलाइव आफ्टर दे आर डिस्पर्स्ड। जब वो डिस्पर्स यानी कि जब वो बन चुके हैं उसके बाद वो कितने टाइम तक रह सकते हैं, मतलब अपने तरीके से कितने अलाइव रह सकते हैं, जिंदा रह सकते हैं कितने टाइम तक, ये यहाँ पर क्वेश्चन है। ये चलिए हम फाइंड आउट करते हैं। दिस पीरियड अगेन वेरीज ग्रेटली, ये बहुत ग्रेटली वेरी करता है कि कितने टाइम तक वो जिएंगे, कितने टाइम तक वो अपनी कंडीशन में रहेंगे, उनके पास न्यूट्रिशन कितने टाइम तक रहेंगे, ये प्लांट टू प्लांट, सीड टू सीड वेरी करता है। नेक्स्ट है कुछ स्पीशीज के अंदर सीड्स जो है अपनी वायबिलिटी लूज कर देते हैं विद इन अ फ्यू मंथ्स, कुछ मंथ्स में ही, जैसे कि सीड्स ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ स्पीशीज लिव फॉर सेवरल ईयर। और कुछ ऐसे भी सीड्स होते हैं, ऐसी स्पीशीज भी है सीड्स की जो बहुत ज्यादा ईयर्स के लिए भी रहते हैं। सम सीड्स कैन रिमेन अलाइव फॉर हंड्रेड्स ऑफ ईयर, ऐसे कुछ सीड्स हैं जो कि 100 ऑफ ईयर्स तक के लिए जिंदा रह सकते हैं। देयर आर सेवरल रिकॉर्ड्स ऑफ वेरी ओल्ड येट वायेबल सीड्स, ऐसा रिकॉर्ड है हमारी रिकॉर्ड बुक में जहां पर वो सीड्स अब भी वहां पर एक नया प्लांट उगा सकते हैं, जबकि वो है बहुत पुराने सीड्स। ओके, द एल्डेस्ट यानी कि जो ओल्डेस्ट है वो है ल्यूपिनस आर्टिकस एग्जिबिटेड फ्रॉम द आर्कटिक ट्यूंड्रा। ये एरिया है, यहाँ से हमें ये सीड देखने को मिला है। ये सीड जो है जर्मिनेट कर सकता है और फ्लावर करा गया था आफ्टर एस्टिमेटेड रिकॉर्ड ऑफ 10,000 ईयर। 10,000 ईयर्स के बाद इतना रिकॉर्ड था जब तक इसके अंदर वायबिलिटी बनी रही। सोचिए कितना अच्छा सीड था ये। A recent record of 2000 years old viable seed is of the date palm। एक डेट पाम का सीड है जिसको हमने देखा अभी, रिसेंट रिकॉर्ड इसका बना है, उसका रिकॉर्ड है 2000 ईयर्स तक उसकी वाइबिलिटी बनी रही थी। ओके, नेक्स्ट है फोनिक्स डैक्टिलिफेरा। ये डिस्कवर किया गया था ड्यूरिंग द आर्कियोलॉजिकल एग्जीबिशन जहां पे किंग हॉरेट्स पैलेस में नियर डेड सी। ओके, नेक्स्ट है एपोमिक्सिस एंड पॉलीएम्ब्रियोनी। व्हाट इज एपोमिक्सिस एंड पॉलीएम्ब्रियोनी? ऑल्दो जो सीड्स हैं इन जनरल आर प्रोडक्ट्स ऑफ फर्टिलाइजेशन, जो सीड्स हैं वो फर्टिलाइजेशन के ही प्रोडक्ट हैं, फर्टिलाइजेशन से ही सीड बनते हैं। इस प्रोसेस को सम प्लांट्स प्रोड्यूस सीड्स विदाउट फॉर्मेशन, कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कि सीड को बनाते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन फर्टिलाइजेशन नहीं होती है उनके अंदर, ऐसे हम सीड फॉर्मेशन, ऐसे प्रोसेस को हम कहेंगे एपोमिक्सिस। ओके, नाउ नेक्स्ट है एपोमिक्सिस इज अ फॉर्म ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होती, फर्टिलाइजेशन नहीं होती, इसका मतलब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फॉर्म है जिसमें कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की मिमिक्री होती है ताकि सीड फॉर्म हो सके। एक तरीके से उसको कॉपी किया जाता है ताकि यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को कॉपी किया जाता है ताकि एक तरीके से एपोमिक्सिस कंडीशन हो और सीड जो है वो फॉर्म हो सके। काफी ज्यादा ऐसी स्पीशीज देखी गई है। इन सम स्पीशीज एपोमिक्सिस ऑकर्स एज द डिप्लॉयड एग सेल। डिप्लॉयड एग सेल की तरह भी यहाँ पर देखा गया है जहां पर विदाउट एनी रिडक्शन डिवीजन और विदाउट एनी मतलब रिडक्शन डिवीजन के डेवलप हो जाते हैं जो हमारे एम्ब्रियो हैं विदाउट फर्टिलाइजेशन। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पर देखा जैसे सिट्रस के अंदर, जैसे कि आप देखोगे मैंगो के अंदर जो न्यूक्लियस सेल्स हैं वो डिवाइड करेंगे और क्या करेंगे, इट विल प्रोट्रूड इनटू द एम्ब्रियो सैक टू डेवलप इनटू एम्ब्रियो। एम्ब्रियो के अंदर डेवलप होने के लिए यहाँ पर एक दूसरे को कॉपी करते हैं और ऐसे इन तरीके की इन सच स्पीशीज ईच ओव्यूल कंटेन्स, हर एक ओव्यूल के पास काफी ज्यादा एम्ब्रियो प्रेजेंट होते हैं और इस तरह की एक सेकेंड ऑक्यूरेंस ऑफ मोर देन वन एम्ब्रियो, जब एक से ज्यादा एम्ब्रियो देखने को मिलते हैं तो उस कंडीशन को हम कहते हैं पॉलीएम्ब्रियोनी। आपको पता है पॉली का मतलब मैनी होता है, एम्ब्रियो का मतलब एम्ब्रियो। जब वो एक से ज्यादा यानी कि एक से ज्यादा एम्ब्रियो देखने को मिले तो उस कंडीशन को बोलते हैं पॉलीएम्ब्रियोनी। यहाँ पर है नेक्स्ट, हाइब्रिड वेराइटीज ऑफ सेवरल ऑफ आवर फूड एंड वेजिटेबल क्रॉप्स आर बीइंग एक्सटेंसिवली कल्टिवेटेड। हमारी जो
वेराइटीज है फूड की या वेजिटेबल की, उसके बीच में काफी ज्यादा कंडीशन ऐसी हैं जहाँ पे इवॉल्वमेंट देखने को मिलती है, वेराइटीज देखने को मिलती हैं। कल्टीवेशन ऑफ हाइब्रिड हैज ट्रिमेंडसली इंक्रीज्ड प्रोडक्टिविटी। जैसे कि अब अगर हाइब्रिड तरीके से किसी चीज को हम ग्रोथ कराते हैं, यानी कि दो स्पीशीज को मिला के किसी एक अलग फ्रूट को हम बनाते हैं, तो ये जो चीज है हमारी फर्टिलिटी को भी बढ़ाती है, हमारे प्रोडक्ट की और उसकी प्रोडक्टिविटी को भी बढ़ाते हैं। ओके, ताकि नेक्स्ट टाइम हम सेम फ्रूट को भी ऑक्योर कर सकें। वन ऑफ द प्रॉब्लम्स, एक प्रॉब्लम भी है हाइब्रिड के अंदर, बिकॉज प्रोज एंड कॉन्स हर चीज के होते हैं, दैट हाइब्रिड सीड्स हैव टू बी प्रोड्यूस्ड एवरी ईयर। हाइब्रिड सीड्स को हर साल प्रोड्यूस करना पड़ता है। ठीक है, ये नहीं है कि आपको एक बार सीड मिल गया तो वो काम करेंगे, काफी ईयर्स तक काम करेंगे, नहीं, आपको हर साल उसको फॉर्म करना पड़ेगा, हर साल प्रोड्यूस करना पड़ेगा। अगर जो सीड्स हैं वो कलेक्ट किए गए हैं फ्रॉम हाइब्रिड्स, उसको अगर आपने उगाया, सोन कर दिया, ठीक है, मिट्टी में डाल दिया, जो प्लांट है प्रोजेनी का विल सेग्रीगेट और डू नॉट मेंटेन हाइब्रिड कैरेक्टर्स। वो सेग्रीगेट कर जाएगा, आपने पढ़ा होगा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, और उसके अंदर उसकी हाइब्रिड जो कैरेक्टर्स हैं, जो दो स्पीशीज से डाले हुए कैरेक्टर्स हैं, वो नहीं देखने को मिलेंगे। प्रोडक्शन ऑफ हाइब्रिड सीड, उनका हाइब्रिड सीड्स का प्रोडक्शन, ऑब्वियसली दो स्पीशीज को आप एक साथ मिला रहे हो तो कॉस्टली भी पड़ेगा, और जो कॉस्ट होती है हाइब्रिड सीड्स की वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव पड़ जाती है फार्मर्स के लिए। आपको पता है इंडिया में फार्मर्स की कंडीशन क्या है, तो फार्मर्स के लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है इतने कॉस्टली सीड्स को लाना, तो वो सिंपल अपना तरीका यूज करते हैं सेम प्लांट के सेम सीड को उगाना। ओके, अगर इनको, इफ दीज हाइब्रिड्स आर मेड इनटू एपोमिक्स, अगर इनको एपोमिक्स में बनाया जाए, यहाँ पर कोई सेग्रीगेशन नहीं होगी कैरेक्टर्स की, और यहाँ पर हाइब्रिड प्रोजेनी देखने को मिलेगी। और ऐसे फार्मर्स, देन द फार्मर्स कैन कीप ऑन यूजिंग द हाइब्रिड सीड्स। फार्मर्स जो है यूज कर सकते हैं हाइब्रिड सीड को, ताकि वो एक न्यू क्रॉप बना सके ईयर आफ्टर ईयर, and he does not have to buy hybrid seeds every year because of the importance of apomixes in hybrid। एपोमिक्सिस बहुत ज्यादा काम करती है हाइब्रिड सीड को बनाने के अंदर, बिकॉज उसके अंदर फर्टिलाइजेशन का टाइम वेस्ट नहीं होगा। नेक्स्ट है यहाँ पर इंडस्ट्री के अंदर सीड्स, हाइब्रिड सीड इंडस्ट्री, एक्टिव रिसर्च इज गोइंग ऑन इन मैनी लेबोरेटरी। आप देख रहे हो कि यहाँ पर रिसर्च चल रही है अभी भी लैब के अंदर, ताकि कि किसी भी तरीके से इन एक्सपेंसिव चीजों को एक तरीके से जनरली लोगों के बीच में अवेलेबल कराया जाए, ताकि हमारी जो कल्टिवेटेड एरिया है, जो एग्रीकल्चरल एरिया है, वो अपनी तरीके से वहां पर उनका भी काफी अच्छी तरक्की हो, वो भी अच्छी चीजों को यूज कर सके। ओके, सो आई होप गाइस आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। यहाँ पर हमने ये चैप्टर को एंड कर दिया। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज, और बेल नोटिफिकेशन दबाना ना भूलें, ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी हम वीडियो अपलोड करें आपको नोटिफिकेशन जरूर आए और आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। ओके, अगर पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए, और ह्यूमन फिजियोलॉजी का पहले लेक्चर में डाल चुकी हूँ तो प्लीज उसको जाकर जरूर देखिए। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, बाय बाय।